करेंगे भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति। तो ये कृषि का जो टॉपिक है सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस, एज यूपी पीसीएस, आरएएस और कमिंग जो है बीपीएससी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और डिफरेंट जो पुलिस के जो जितने भी एग्जाम होते हैं सभी वो, और डीपीए, दिल्ली पुलिस, सुपर टैट, टैट, सी टैट, एसएससी सभी में आती है और सभी को कवर करेगा। देखते चलिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो अच्छे से आज समझते हुए चलना है। देखते हैं भाई, देश की जो लगभग जो है जो 55% जो जनसंख्या है प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 55% जो कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो 60% जनसंख्या आजीविका कृषि पर निर्भर है। ये सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को नोट डाउन करते हुए चलना है अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। जो 1951 में जीडीपी में कृषि का लगभग जो 52% भाग था। वर्तमान में जो जीएवी में कृषि का जो भागीदारी जो गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर में इसमें जो है 18% और कृषि मशीनरी 14% है। वित्तीय वर्ष 2021 2020 और 2021 में भारत में कुल जो जीएवी लगभग जो 7% की गिरावट की गई है, जबकि कृषि के जो जीएवी में 3.4 की वृद्धि की है और 1991 में कृषि उत्पादन के प्लस कृषि उत्पादन में वृद्धि, जिस पे बात करेंगे। खाद्य, भारत के लिए खाद्यान्न में जो भारत लगभग जो आत्मनिर्भर है। निर्यात में जो कृषि निर्यात में योगदान में वृद्धि। भारतीय कृषि का लगभग जो 45% की जो संचित है। शेष जो 55% जो मानसूनी पर निर्भर है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो 60 से 65% और नकदी फसलों का उत्पादन 35 से 40%। कृषि अनुसंधान और जो कृषि खर्च पे जीडीपी का केवल जो 0.40% है। भारतीय कृषि में के समक्ष चुनौती, क्या क्या चैलेंजेस हैं भारतीय कृषि के। जो भाई जोत का छोटा आकार होना, भाई थोड़ी जो जमीनें छोटी होनी, उनका आकार कम है जो जोतने लायक है। वो जो बीज की निम्न गुणवत्ता है, बीज अच्छे यहाँ पे तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है जैसे फॉरेन में है, वहाँ पे यहाँ पे नहीं है। उत्पादन में पुरानी विधियाँ अभी भी हमारे जो बहुत सारी उसमें जो उत्पादन करते हैं वहाँ पे भाई ट्रैक्टर वगैरह का नहीं, अभी हल से और जो अभी उन्हीं पे है, और बहुत सारी जो पुरानी परंपरागत कृषि का जो यूज कर रहे हैं। और कीट एवं जो बीमारियों का जो कम नियंत्रण, कीट और बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं, आधे को पता है कि नहीं। उसमें मान लिया बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं, मान लिया सफ़ेद फूला घास हो गया, लेकिन उसको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो ये उस पर ध्यान नहीं देंगे। और भंडारण में अपर्याप्त सुविधा, भंडारण करते हैं उसमें भाई सही से सुविधा नहीं। मान लीजिए जैसे सपोज करो अभी मेरे को गेहूँ का भंडारण करना है, तो उसमें जब तक हम भाई देखो ये गोली वगैरह ही नहीं रखेंगे, या फिर हमारे ट्रेडिशनल्स अभी क्या है उसके नीम की पत्ती डाल दिए, ये कुछ डाल दिए, वो सही से डल नहीं पाती और वो सही से भंडारण हो नहीं पाता और फिर हमारा जो अनाज खराब हो जाता है। सिंचाई सुविधा एवं जो मशीनरी का जो अभाव है, सिंचाई की सुविधा जो सुविधा है और जो मशीनरी का अभाव है। सिंचाई है अब करना है कि नहीं, अभी भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हरट, अब तो खैर कम देखने को मिलती है, कहीं बहुत ज़्यादा इंटीरियर में हरट अभी भी देखने को मिल जाएंगे। या फिर जो है हमारा डीजल, वहाँ पे जो अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, डीजल से इंजन से अपनी सिंचाई करते हैं। मशीनरी का अभाव है, मशीन का जो मानसून पर व्यापक निर्भरता, मानसून पर डिपेंड है कि नहीं बारिश हो जाएगी तो ठीक है यार, कहीं कहीं तो अभी ऐसा भी है वहाँ पे ट्वेल वगैरह और जो इस तरह की जो पानी की उपलब्ध है ही नहीं, तो भाई जैसे सब राजस्थान वगैरह देख सकते हो उसमें देखने को मिल जाएगा। समुचित विपणन जो सुविधाओं का अभाव है, जो मार्केट की जो जितनी भी सुविधाएं है ना, वो वहाँ पे अभाव है। कृषि के वित्तीय एवं जो ऋण तक पहुँच का अभाव है। अच्छा, किसानों को जो ऋण दिया जाता है, जो सहायता दी जाती है, उसका भी अभाव है, उनको जानकारी नहीं है, या फिर जो हमारी जो गवर्नमेंट से वो पहुँच से दूर है। सूचना एवं मौसम पूर्वानुमान की जो तकनीकी में कमी, कि भाई किस तरह से क्या क्या लगाना चाहिए, किस तरह की वो होनी चाहिए कि भाई एक बिल्कुल रणनीति जिसके अनुसार कृषि की जाए, किस तरह की बारिश होगी, कैसा होगा, आंधी तूफान सबकी जो जानकारी, उसमें कमी जो है, तकनीक में कमी है। किसान में शिक्षा का अभाव है, किसान जो एजुकेशन का अभाव है। जब किसान अच्छे एजुकेशन हो जाएगा तो अच्छे टेक्निकली वे में वो जो करेगा, कृषि करेगा। सरकारी नीतियों का जो प्रभावहीन जो क्रियान्वयन है, सरकारी नीतियाँ जो हैं वो सही से कोऑपरेट नहीं हो रही। सरकारी नीतियों के प्रति जो संदेह और जो आक्रोश है, सरकारी नीतियाँ जो ये पता है सरकार जो है कुछ करने वाली नहीं, इस तरह से ये जो
ये इस तरह की मानसा रखते हैं जो कृषि और आक्रोश भी है कि भाई हम कुछ सब बोर्ड बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इस तरह से अच्छे हमारी जो भाई दुर्दशा को सुधारने का कार्य बोल देती है, लेकिन वो सब सिर्फ डॉक्यूमेंट में होता है, यहाँ तक कुछ नहीं बोल पाता। कृषि ऋण के लिए क्षेत्रीय वितरण में भी ऐसा मानता है, ये जो दिया जाता है, जो क्षेत्रीय वितरण, सपोज करो अभी जैसे ऋण दिया जाएगा तो कहीं कुछ है, कहीं उसके रेट कुछ है। अभी जैसे मान लो ये है, आप देख सकते हो खाद इकट्ठा जो, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है उस पर सब्सिडी। जलवायु परिवर्तन है, जलवायु डिफरेंट है, कहीं मान लो ठंड है, कहीं भी गर्मी है, इस तरह की। कृषि जनगणना, जो 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार भारत में जोत का छोटा आकार और प्रमुख समस्या है। 2015-2016 में जो कृषि जोत का आकार औसत जो 5 हेक्टर से घटाकर जो 1.08 हेक्टर, वो लघु और सीमांत जोत 2 हेक्टर को कम की जोत का अनुपात जो 86.21%, अर्ध मध्य और जो मध्य आकार वाली जोत 2 या 10 हेक्टेयर का अनुपात जो है 13.22% है। बड़ी जोत का जो आकार है हमारा जो 10 हेक्टेयर से ऊपर ये किसान वाले का है पॉइंट जो हमारा 57% है। कृषि जनगणना, इस पर बात करते हैं। डू यू नो, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष जो 5 वर्ष में कृषि जनगणना कराता है। पहली जो जनगणना हुई थी, कृषि जनगणना हुई थी भाई 1970 और 71 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज कर सकते हैं, पूछ सकता है भाई वो पहली कृषि जनगणना कब हुई थी। 10वीं कृषि जनगणना हुई थी, ये हुई थी 2015 और 2016 में। अच्छा, जोत का जो छोटा आकार, जोत है, जोत का आकार कृषि का जो प्रतिशत। सीमांत जोत क्या है, 0.1 से ये हमारा एच तक जितने भी हेक्टेयर इसमें जो ये एक से, तो ये हमारा 67% है। छोटे छोटे जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर जो 17.9%। अर्ध मध्यम जोत जो है 2 से 4 हेक्टेयर, इसमें जो आ जाएगा हमारा मध्यम में आ जाएगा 4.2%। और बड़े जो हैं जो ग्रेटर देन 10% जो हेक्टेयर में आ जाएगा 0.3, यानी कि 1% भी नहीं है। जो भारत में भूमि सुधार क्या है, भारत में किस तरह के सुधार किए गए, क्या कार्य गए। भूमि में जो भूमि सुधारों का अर्थ क्या है, भू स्थायित्व को जो उचित और जो न्यायपूर्ण वितरण, इसके लिए बोलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। भूमि का जो असमान वितरण था कि भाई अलग अलग दिए हुए थे, सपोज करो एक का खेत वहाँ है, एक का खेत वहाँ है, तो उसको जो ये समान वितरण था तो उसको जो सुधार किया जाए कि भाई एक उसको प्रॉब्लम ना हो। सपोज करो वो दूसरे गाँव से, उसको वहाँ पे कृषि अपनी करने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे जो चकबंदी इस तरह कराई गई। ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व प्रणाली में उत्पन्न दोष क्या थे, उस पर बात करें। देश की जो बहुसंख्यक जनता कृषि पर निर्भर है, कि ये देश में जो खाद्यान्न की कमी, देश की जो विकास दर कृषि पर निर्भर है। जब विकास हमारी जो अभी देखा कोरोना में जो सारी बैंड बजी, तो ये सारी जो, लेकिन ये वाला सेक्टर कम नहीं हुआ जो सी ग्रोथ थी, ठीक है, तो ये चलता रहा। प्राथमिक क्षेत्र को गति प्रदान करता है, जो प्राइमरी सेक्टर को गति प्रदान करता है। भू सुधारों के बिना अन्य कृषिगत सुधार कठिन है। भाई भूमि सुधारों के बिना जो कृषिगत सुधार कठिन है। भू सुधारों का जो उद्देश्य, कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना है। कृषि में जो संरचनात्मक और जो संस्थागत सुधारों को तर्कसंगत और जो आधुनिक बनाना। कृषि असमानता को समाप्त करना, वो तो पहले हुई कृषि असमानता थी भाई, यहाँ पे किसी को दिया, जैसे मान लो कुछ को पट्टे दे दिए गए, तो उस तरह की बात है। यहाँ पे है आर्थिक असमानता को समाप्त करना, कि भाई सभी को आर्थिक असमानता का मतलब है उसको सर्वर सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। सपोज करो जैसे मान लीजिए यूरिया के रेट ले सकते हैं एग्जाम्पल, भाई कहीं की कट्टा मान लिया सपोज करो इसका 50-60 रुपये या 100 200 का भी डिफरेंस होता है। जो मान लिया अदर स्टेट है, जो मान लिया हिल्स वगैरह है, तो वहाँ पे यूज होगा, भाई कम है तो उसे देती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता में प्राप्त करना, जो कृषि क्षेत्र में जो व्यापक शोषणकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करना और गरीबी उन्मूलन। जेसी कुमारप्पन 1949 में, इस समिति का जो प्रमुख कार्य कृषि भूमि संबंधी जो समस्याओं का स्वरूप और उससे निपटने का जो उपायों को सुझाना था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में भू सुधारों को 4 घटकों की पहचान की गई। कौन कौन से घटक है भू सुधारों के स्वरूप में घटक, मध्यम वर्गों का उन्मूलन करना, जोतों का उच्च सीमा का निर्धारण करना, काश्तकार जो सुधार, कृषि का पुनर्गठन, ये सारे आए इसमें 4। अच्छा, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 1951 में स्टार्ट हुआ विनोबा भावे ने स्टार्ट विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लें यहाँ पे।
स्वेच्छा से अपनी जो कृषि भूमि को एक हिस्से को भूमि किसान को सौंपना था। इसका क्या है भाई, अपनी मर्जी से जिस पे कृषि नहीं है उसका कुछ जो अंश जो जिस पे नहीं है उसको देना था। अच्छा, ग्राम दान आंदोलन 1952 में स्टार्ट हुआ। प्रत्येक ग्राम जो गांव से भूमि स्वामियों को जो उनके जो भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए सहमत करना था। महत्व क्या है इसका? भूदान आंदोलन और जो ग्राम दान आंदोलन एक नैतिक माहौल का कार्यक्रम है, जिससे जो बड़े जमींदार पर दबाव पड़ा कि भाई वो तो कि भाई यार हमारे पे तो हमें जमीन है इतनी है, हम जो है तो उन पर दबाव पड़ेगा ही, तो वो दूसरे को देने के लिए किसानों को भूमियों के बीच में राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया। वो किसानों को संगठित करने का जो आधार निर्मित किया गया। सरकार के लिए भूमि संघर्ष जो संबंधों कानूनों को प्रभावशाली इन आंदोलन के लिए वृद्धि की गई। सिंचाई, नेक्स्ट, फसल की जो वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल की व्यवस्था की गई। व्यवस्था करना भाई आर्टिफिशियल वो लगाना, मान लीजिए जैसे सपोज करो ये कुएं का बर्बाद कुएं बनाना, सरकारी ट्वेल्स लगाना, सारी चीजें इसमें आती हैं, तो जिससे जो आम आदमी तक इसकी पहुंच हो सके। सिंचाई संबंधी कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं क्या कौन से हैं? वर्तमान में देश में जो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना है? 16.2 करोड़ हेक्टेयर। शुद्ध बोए हुए जो क्षेत्र का लगभग जो 51% जो भाग कृषि के अंतर्गत आता है। लगभग 4% जो भूमि पर चारागाह मतलब जो पशु चरते हैं, और जो लगभग 21% भूमि का जो परवन है, 21% पे भूमि परवन, लगभग जो 24% भूमि जो बंजर है वो बिना किसी उपयोग किए, उसको बिना कोई उपयोग नहीं हो सकता। शुद्ध बोए हुए जो 52% भूभाग पर जो 28% 4.5 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि जो सिंचाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, जबकि देश के जो समस्त संचित क्षेत्र में जो 8 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल भूमि में लगभग जो 72% पर किए जाने वाली कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कितनी परसेंट? जो 72, जो कि भाई बारिश हो जाएगी तो ठीक है, हो जाएगा, उसमें नहीं होगी तो कुछ नहीं। देख सकते हैं सबसे बड़ा राजस्थान का एग्जाम्पल है, वहाँ पे जो बेचारे उस पर डिपेंड होते हैं। मानसूनी वर्षा के पैटर्न पर जो भारी अनिश्चितता होने के कारण जो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, ये पूछा गया कई बार, ये भी फैक्ट्स है। सिंचाई में विभिन्न प्रकार को जो परसेंट का योगदान। सिंचाई के कुल साधन, सिंचाई उत्पन्न होने वाले जो योगदान, नहर 40%, कुएं 37%, तालाब 14.5%, अन्य जो 7 से 7.4% योग है, मतलब 100% हमारा हो जाएगा। सिंचाई का जो परंपरागत विधियां, तो सतही सिंचाई जो सरफेस इरिगेशन और जो फ्लोडिंग्स मेथड्स में जो है जल भराव के द्वारा, तो सतही जो विधि हो जाएगी, सतही जो सिंचाई विधि है सरफेस इरिगेशन मेथड में। अन्य नाम कौन कौन से हैं इसमें? धरातली विधि से बोलते हैं, गुरुत्वीय सिंचाई विधि से बोलते हैं, तो ये नाम बदल के आ सकता है भाई। अत्यंत जो प्राचीन विधि है कौन सी है? ये है वो कुल सिंचित क्षेत्र का जो 95% विधि द्वारा इस द्वारा संचित किया जाता है। जल प्रवाह को खेत के ऊपरी भाग में फैलाने के लिए खोल दिया जाता है। यह विधि समतल भूमि के लिए उपयुक्त है, जहाँ पे जो सरफेस इक्वल है वहाँ पे जो ये इक्वल है। देख सकते हैं जैसे 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 गन्ने हैं या कुछ वो है प्याज बो दी, तो डोल पे जो है, डोल जो है इन पे यहाँ से जो पानी इस यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर समतल नहीं है तो पहुँच नहीं पाएगा, मान लीजिए इधर ऊंचा है इधर नीचा है तो नहीं पहुँच पाएगा। लाभ और हानियाँ क्या क्या? कम में होता है, कम खर्च होता है, आसान विधि है, यंत्रों मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, और जो छोटे किसानों के लिए अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे जल की क्षति ज़्यादा होती है, इसमें हानियाँ होती है, ज़्यादा जल रहेगा, ये नाली में इस तरह से जा रहा है तो पोषक तत्वों के नष्ट होने की संभावना रहती है इसमें, और ज़्यादा तेज भाव से जाएगा तो ज़्यादा भाग ले जाएगा। अत्यंत जल भराव करने के कारण जो ऊपर से ऊसर बनने की जो संभावना रहती है, भूमि को ऊसर बनने की, ज़्यादा बन जाएगा तो ऊसर बन सकती है। जल भराव की विधि नेक्स्ट सेकंड जो फ्लोडिंग मेथड, अन्य नाम क्या है? क्यारी विधि, जो बॉर्डर मेथड से क्यारी बना लेते हैं, तो भाई हमारा ऊंचे से ऊंचे भी जो मतलब एक तरह से ठीक कह दो या फिर आप क्यारी कह दो या सरफेस कह दो, उस पर भी पहुंच जाता है। तो थाला विधि, ये बेसिन मेथड, समोच्च विधि, काउंटर मेथड, इसी के सारे नाम है। इस विधि में पानी को प्राकृतिक ढाल से अनुरूप जो खेत में खोल दिया जाता है, जो नेचुरल खेत में भी खोल दिया है, यहाँ पे चलता रहेगा आगे क्यारी में। इस तरह से क्यारी बनाई हुई है, ये जो पहले यहाँ पे पहले ये भरा इस तरह से ये बनी हुई है ना क्यारी। ये जो लाभ क्या और हानियाँ क्या? समतल भूमि के लिए उपयुक्त है, ये समतल भूमि में उपयुक्त होगा। पानी के लिए नियंत्रित करने की कम आवश्यकता होती है, आसान विधि है, यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती इसमें। छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है, भाई छोटा किसान है और जल्दी अपना खेत बढ़ लेगा, ठीक है। उसमें जो एक उससे चलेगा बिना डोली के, बिना जो
बाढ़ के चलेगा तो फिर उसमें तो वो पी जाएगा, मान लाइट चली गई फिर दोबारा वहीं से वो बन के चलेगा। तो इसमें जो ये इसके लाभ है, वो जो हानि भी बोल सकते हैं, जल की जो क्षति ज़्यादा होगी इसमें, मैंने भी बताया, जो लाइट चली जाएगी तो फिर वहीं से बन के चलेगा। ये नहीं क्यारी वाला होगा तो क्यारी वाले में भाई क्यारी बनी है तो वहाँ से, ठीक है। क्षेत्र में जल का जो आसान वितरण असमान होता है, असमान फसल उत्पन्न होती है, यहाँ पे ज़्यादा है पानी, यहाँ पे जो उगनेगी, जो समतल नहीं है तो अलग अलग होगा, ठीक है ना। पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना होती है, और जो अधिक जलभरण होने के कारण भूमि के ऊसर होने की संभावना इसमें भी रहती है। नेक्स्ट है सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। इस सिंचाई प्रणाली को जो पाइपलाइन के माध्यम से खेत के लिए पूर्ण निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है, पाइपलाइन से पहुंचाते हैं। बागवानी फसलों में उर्वरक पानी देने की सर्वोत्तम आधुनिक विधि है। पानी कम से कम अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो उसके लिए है। पानी और बर्बादी को रोकने में सहायक है। 40% तक पानी की जो बचत होती है। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए मददगार है। फसलों की गुणवत्ता और जो उत्पादन में भी सुधार होता है इसमें। सेकेंड नेक्स्ट हमारी फव्वारे विधि है, स्पाइक मेथड्स। ये जो फव्वारा विधि के लिए इस प्रकार जो पानी में हवा छिड़काव किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना वो फव्वारे चलते रहते हैं शहर में या किसी पार्क में देखा होगा आपने, या किसी जो हमारे पूजनीय होते हैं किसी की जो मूर्ति उसके आसपास जो ऐसे फव्वारा चलता रहता है। उसके पानी की जो लगभग जो 80 से जो 90% भाग जो पौधा द्वारा इसके द्वारा ग्रहण कर लेता है। भाई ऊपर से जाएगा थोड़ा सा गोब में होकर जाएगा तो नीचे नीचे तक वो इसमें 80 से 90% जो पौधा अपना ग्रहण कर लेगा। जबकि प्रारंभिक विधि में कितना करता है, 30 से 40, क्योंकि आगे चला गया पानी वहाँ से, तो एकदम से नहीं, वहाँ पे धीरे धीरे जाएगा तो पूरा जड़ तक पहुँचता है। सामान्यतः फव्वारे विधि सूखाग्रस्त और बलुई मृदा और जो ऊंचे नीचे जमीन पर पानी के लिए यूज किया जाता है। देख सकते हैं जैसे फव्वारा है यहाँ पे है, ऊंचा नीचा भी है तो यहाँ कवर कर लेगा। फिर इस तरह के ये देख सकते हैं सारे। ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इजराइल्स ड्रिप इधाई विधि के लिए जल मंद गति के लिए बूंद बूंद फसलों के लिए जड़ में छोटी पाइपलाइन से प्रदान किया जाता है। घुलनशील उर्वरकों और रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें कम लीचिंग के कारण जो उर्वरक और पोषक तत्वों की हानि कम से कम है। मिट्टी का प्रकार जो कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्लस मिट्टी का कटाव कम होता है इसमें। तो देख सकते हैं इस तरह से ये जो पाइप डाल दी जाते हैं और जो इससे सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई का नुकसान क्या है, प्रारंभिक लागत अधिक होती है। भाई जो पाइप लाएंगे सब कुछ लाएंगे, आधे जो लगेगा ही लगेगा, पैसे लगेंगे। सूरज की किरणें जो ड्रिप सिंचाई को होने वाली नालियों को नष्ट कर सकती हैं, नष्ट कर देती हैं ये। दूसरी हमारा जो पानी ठीक प्रकार से फिल्टर किया नहीं किया जाता, पानी को ठीक प्रकार से फिल्टर नहीं इतना नहीं कर सकते। यह है जो नाकाबंदी ब्लॉकेज का कारण बन सकती है। फिल्टर नहीं होगा, कुछ नीचे से आ गया तो उसमें जो ब्लॉकेज छोटा पाइप है और फिर वो हो रहा है तो ब्लॉकेज का नुकसान हो जाएगा। फिर किसान या बहुत अधिक पानी का जो अपर्याप्त मात्रा में जो पानी लगता है इसमें, जो बहुत ज़्यादा पानी है, 90% तक पहुँच रहा है जड़ में उसमें, इससे जो पानी समय और जो फसल का बर्बादी होती है। नेक्स्ट हमारा फर्टिगेशन सिंचाई, फर्टिगेशन मेथड्स के लिए। फर्टिगेशन के लिए फर्टिलाइजर्स को बोलते हैं उर्वरक हिंदी में, और इरिगेशन को बोलते हैं सिंचाई। इस विधि में जो टपक विधि की सिंचाई करते समय जो पानी के साथ साथ उर्वरक को भी पौधे तक पहुंचाया जाता है। इस जो पानी तो जा ही जा रहा, उर्वरक को भी डाल दो उसमें। जो फोर्टिगेशन को जो खेतों में डालने के लिए सर्वोत्तम आधुनिक विधि माना गया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया है जो किस सिंचाई वाले में, जो फोर्टिगेशन। ये समझ में नहीं आता फोर्टिगेशन क्या होता है, तो इसमें अच्छी ये टर्म्स जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं होने वाला क्वेश्चन। इस विधि में जो उर्वरक को कम मात्रा में जो कम अंतराल पर पूर्ण नियोजित सिंचाई के साथ जो दिया जाता है। देख सकते हैं जैसे ये सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें भी पानी तो हो ही रहा है, साथ साथ इसमें जो इसके जो ऊपर से हमने जो जितने भी हमारे हुए हैं ना फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें डाल दी हैं और इसको ले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। 50,000 करोड़ रुपए की राशि से आवंटित के जो 2015 में शुरू की गई PMSKY के प्रमुख उद्देश्य क्या है। सिंचाई परियोजना के निवेश में एकरूपता लाना, सबको जो एकरूपता आ जाए इसमें। भाई कोई पिछड़ा हुआ है उसको जो हेल्प हो जाएगी तो सहायता हो जाएगी उसकी, तो एक जो इक्वली आने का जो प्रयास हो जाएगा जो पिछड़े हुए। हर खेत को पानी के तहत जो कृषि भूमि का विस्तार करना, जो प्री ड्रॉप मोर क्रॉप ये जो इसका हुआ है। सिंचाई में जो निवेश को आकर्षित करना, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सिंचाई में तभी तो हमारी जो हमारा किसान को फायदा होगा तो देश की जो तरक्की होगी इसमें। भाई सूक्ष्म
सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड क्या है? प्रधानमंत्री जो किसान कृषि सिंचाई योजना के नाम नाबार्ड द्वारा, नाबार्ड जो इस कोष का गठन किया गया। 5,000 करोड़ रुपए की जो आरंभिक राशि, उद्देश्य जो सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में जो विस्तृत करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को सहायता करना, इसका जो पर्पज है। नाबार्ड द्वारा इस राशि को ऋण के रूप में जो राज्यों को प्रदान किया जाता है। कृषि के प्रकार क्या होते हैं? कृषि के प्रकार भाई, तो इसमें देखते हैं कि फसल चक्र, अनुबंध कृषि, दीर्घकालीन कृषि, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरित कृषि, राजकीय कृषि, पूंजीवादी कृषि, और जो निगमित कृषि, तैर कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, समोचित कृषि, ले कृषि, तैरती हुई कृषि, ये सब जो कृषि के प्रकार हैं। जब तक नहीं सुने होंगे आपने तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझते हो चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीजें भाई। जिसने वीडियो को देखो तो लाइक और शेयर करते रहो। तो आप जो वीडियो देख लेते हो तो लाइक करते ना शेयर करते, तो जब से अपने अपने जो जितने भी रिलेटिव हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, तो उन तक पहुंचाए तो अच्छा होगा। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन क्या होता है भाई? क्रॉप रोटेशन भूमि किसी भाग को योजनाबद्ध रूप से जो बदल कर जो फसल प्राप्त करना, जो फसल चक्र कहता है। कि सपोज करो अभी हमने गेहूं बोया, फिर सपोज करो दूसरी बार पाला किया, कुछ और बो दिया, जो सरसों बो दी, इस तरह से कि एक ही चीज नहीं कि भाई एक ही चीज बो रहे हैं, फिर गेहूं के बाद हो सकता है दूसरी बार कुछ और लगा ले हम। तो ये दैट इज कॉल्ड द फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। क्योंकि जो भूभाग पर जो निरंतर एक जो फसल बोने से जो मृदा की जो उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है, तो फसल उत्पादन में कमी होगी। एक ही चीज बोती रहेगी तो जो उर्वरक जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और उसकी जो क्षमता भी जो भूमि की कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा अनुबंधन कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? जो बात बहुत ज्यादा चल रहा था कृषि बिल में, कृषि जो किसान और जो खरीदार के मध्य जो एक समझौता होता है, इसके तहत जो किए जाने वाले कृषि उत्पादन में प्रमुख शर्तों को जो परिभाषित किया जाता है। इसके तहत जो किसान को किसी विशेष कृषि उत्पादन के जो उपयुक्त मात्रा में खरीदार को देने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। खरीदार को जो उस उत्पादन को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देता है कि भाई ये मेरे को खरीदना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 में किसानों को आमदनी को दोगुना करना है। ये जो कृषि अनुबंधन में उन राज्यों में एक है जो किसानों को आय बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है। अनुबंधन कृषि भारतीय किसानों में पैदावार और न्याय संगत मूल्य दिलाने के लिए, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए सहायक हो सकती है। सरकार के लिए अनुबंधन कृषि के समुचित निगरानी और व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, जिससे किसानों को शोषण को रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा कृषि सेवा अधिनियम 2020। ये क्या कहता है? यह अधिनियम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी रूप से वैधता करता है। इसके माध्यम से किसानों पूर्ण रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, उनसे माध्यम से भूमि का समाप्त होगी। किसानों को अपनी फसल का जो बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। कृषि जो अवसंरचना के लिए विकास के हेतु जो निवेश का बढ़ावा मिलेगा। कृषि इस अधिनियम के किसानों के लिए हितों को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया है, जिसकी किसान सरकार वो कदम का विरोध कर रही है। तो विरोध किया था तभी तो वापस हुए थे। ये जो कृषि को राज्य के लिए ये किसान प्रतिनिधियों को मिलकर जो राज्य के सरकारों को समाधान करना चाहिए, जो कर दिया गया। दीर्घकालीन कृषि, लॉन्ग टर्म फार्मिंग क्या है? जो रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशक का प्रयोग करने बंजर होने लगती है, ज्यादा यूज करेंगे, देखा ना, ज्यादा वो डाल दिया, रासायनिक डाल दिए, कीटनाशक डाल दिए, तो बंजर होगी। इसलिए ऐसी कृषि को आवश्यकता महसूस हो की गई है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना नियंत्रण किया जा सके। वही जो बिना नियंत्रण इस तरह के हम जो उर्वरक डालेंगे इस तरह से डालें। दीर्घकालीन कृषि लॉन्ग टर्म फार्मिंग कहलाते हैं। जो दीर्घकालीन कृषि के लिए मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल और जो फसल चक्र जैसी जो उपयोगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कृषि है वह मिश्रित फसल कभी मिला के बो दिया, किसी सपोज करो किसी में जैसे मटर में मटर बोती है, उसके साथ जो हम गेहूँ के लिए लेते हैं, कुछ बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो सरसों के सेल से सब सरसों गए, सरसों के साथ साथ थोड़ी डालने के बाद उसमें जो बरसीम डाल दिए, कुछ चीज़ डाल दिए, तो फसल चक्र, और फसल चक्र को चेंज कर सकते हैं। सपोज करो अब की बार ये बोया है, वही गेहूँ बोया है, दूसरी बार उसमें लही बो दी है, कुछ इस तरह से बो दिया, तो डिफरेंट। तो ये उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? एक ही भूमि पे कृषि के साथ साथ जो अन्य कृषि आधारित अन्य जो विधियों का उपयोग भी मिश्रित कृषि कहलाता है। एक ही वो है हमारा शासन है, उसमें डिफरेंट जो हमने ले लिया है। जैसे सपोज करो ये है ना, अब यहाँ पे ये बोए हुए हैं, इसके बीच में गेंदा लगा दिया, कुछ लगा दिया। ये सपोज करो कोई एक तरह से बेल है, तो बेल के बीच में बेल भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज इस तरह से बेल का मिश्रित फसल में एक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो फसल के साथ बोया, जैसे जो गेहूं और चना बो सकते हैं। तो कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है?
इसे प्राकृतिक कृषि भी कहते हैं, याद रखना इसको। इसके जो प्राथमिक जैविक करने वाला राज्य सिक्किम है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, सिक्किम में हो जाते पर। यह रासायनिक कीटनाशक उर्वरक के बिना की होती है, इसमें जैविक उर्वरकों का प्रयोग होता है। लाभ क्या है इसमें, जो भूमि का जो उपजाऊ क्षमता वृद्धि होती है इसमें, जो हमारी जो भूमि जो उपजाऊ हो जाती है, इसमें रासायनिक खाद जो निर्भरता कम होती है, जो रासायनिक केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जितने भी हमारे, और जो फसलों की जो उत्पादकता वृद्धि होगी, फसल बढ़ेगी, जो हमारा नेचुरल खाद डालेंगे इस तरह से। भूमि में जल स्तर में वृद्धि होगी, भूमि का जल स्तर बढ़ेगा, जो क्योंकि वो बंजर बनाता है जो हमारे केमिकल होते हैं। जो मिट्टी खाद्य पदार्थ के लिए पानी में होने वाले प्रदूषण को कमी आएगी, प्रदूषण कम हो जाएगा, क्योंकि ये डालेंगे भाई, खाद डलेगा, ये चीज डलेंगे, तो ये जो इस तरह से प्रदूषित करते हैं। कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए बीमारी में कम काम आता है। जो चुनौतियां क्या क्या है भाई, आरंभ में 3 वर्षों में कृषि उत्पादन में गिरावट, जैविक कृषि से जुड़ी स्टार्टिंग में भाई एकदम से आने, क्योंकि देखो नेचुरल चीज है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा उत्पादन होगा थोड़ा कम होगा, तो इसलिए आदमी डर जाएगा। भाई सपोज करो अभी 10 कुंटल हो रहा है, तो जैविक करा तो हो रहा, सपोज करो वो 5 या 6 कुंटल, तो आदमी डरेगा। लेकिन वो जुड़ता रहेगा तो उससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे उससे, भाई उन पर डिपेंड ना होके धीरे धीरे ही आता है ना वो जो ये प्रोसेस। जैविक कृषि से जो जुड़ी जो कृषि जो तकनीक जागरूकता का अभाव, वो जागरूकता भाई नहीं, तो हर आदमी चाहता है कि लालच के वश होते यार 6 क्यों लूँ मैं तो 10 या 12 की बात करेगा वो, क्योंकि वो जो अभी जो है ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए देखता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं देखता जाता अच्छे के लिए। जैविक खाद की उपलब्धता कठिनाई होती है, कठिनाई इसमें वित्तीय सहायता का अभाव है। सिक्किम जो पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, त्रिपुरा पहला, और जो उत्तराखंड को इस दिशा प्रयास कर रहा है उत्तराखंड भी। चलवासी कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, पहले वृक्षों और जो वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है, फिर साफ की जाती है और पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है। जो हमारे कृषि है वनस्पति उनको काटा, उन्हें साफ किया, तो चलासी कृषि बोला, तो उनमें फिर जो जुताई करके अपनी कृषि योग्य बनाए जाते हैं। फसल पूर्णतः जो प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं, उत्पादन बहुत कम होता है। प्राकृतिक पर निर्भर होगी जो फसल जो वो काटेंगे, पहली बात तो जड़ रह जाएंगी, कुछ उन्हें गलने में भी टाइम लगेगा, तो जो थोड़ा सा इसमें जो प्रोडक्शन होगा कम होगा। इस प्रकार राजस्थान में कृषि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे थोड़े थोड़े समय पर अंतर पर खेत बदलते रहते हैं, कि भाई यहाँ पे कर लिया फिर वहीं पे कर लिया थोड़ी देर में, क्योंकि बाढ़ आ गई, कुछ इस तरह के जो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। भारत के जो पूर्वोत्तर पहाड़ी में जो आदिम जात के द्वारा ये की जाती है। अच्छा, झूम खेती होती है जो पूर्वी भारत में होती है। देवर और जो दरियार जो बुलंदगढ़ क्षेत्र में, दीपा बस्तर जिला जरा और जो एरका दक्षिणी राज्य में, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोडू राज्य जो हमारा आंध्र प्रदेश में होती है, पोडू इंपॉर्टेंट है। कुमारी जो केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, इनके नाम है याद रखने हैं, कोमन विंगा और धावी उड़ीसा में होती है। झूम खेती के ये विभिन्न प्रकार के नाम हैं। राज्य की कृषि इस प्रकार की कृषि जो भूमि जो सरकार से संपत्ति होती है, जो भूमि का जो प्रबंध जो सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। ये देखो ये इनके सारे इनको इसके बारे में बता रहे हैं। पूंजीवादी कृषि जैसे देखो ये जैसे इस प्रकार की जो पूंजीवादी बड़े पौधों पर भूखंड में खरीदा जाता है और उसी किराए पर लेता है और कृषि करता है। ले लिया हमने भूखंड, ये सपोज को चाय के लगा दिए, बागान लगा दिए, इस तरह से लगा दिए। इस प्रकार जो चाय, कॉफी और रबर के बागानों को मिलती है इस पर। फिर निगमित कृषि इस प्रकार की कृषि जो भूमि का जो प्रबंधन एक निगम के द्वारा किया जाता है, किसी निगम के जैसे भी कर रहे हैं किसान, ठीक है। तमिलनाडु महाराष्ट्र के चीनी मिलों को इस प्रकार जो निर्भर कृषि कर रही है। तर कृषि जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर जो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट पे जो पूर्वोत्तर में, तो वहाँ पे ऐसी काम चल जाता है। जैसे तो उसमें ज़्यादा कृषि तो धान वगैरह यूज करते हैं, वही ये धान को पानी ज़्यादा चाहिए, चावल को। आर्द्र कृषि जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वह अल्प सिंचाई की आवश्यकता होती है, मुख्यतः गंगा के मैदानों के क्षेत्र में। शुष्क कृषि शुष्क कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो इस कृषि के लिए अत्यधिक आवश्यकता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि इसमें आएंगे जो इस तरह। अच्छा, समोच्च कृषि कॉन्टोर जो एग्रीकल्चर्स पर्वतों के लिए होने वाले कृषि के सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। चाय के बागान लगा दिए जैसे ऊंची नीची, और तो कुछ होगा नहीं, तो ये बनाने पड़ते हैं इस तरह से। अच्छा, लेह और जो तैरती हुई कृषि
जब कृषि जो भूमि 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए खुला छोड़ दिए जाते हैं उसे ले कृषि कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है अभी, ले कृषि कैसे, 2 वर्ष के लिए खुला छोड़ दो तो ले कृषि। और तैरती हुई कृषि, नौकाओं पे किया जाने वाला, जैसे डल झील और केबल नाम जो आदि जो वहाँ पे किया जाता है उसको बोलते हैं तैरती हुई कृषि। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, कौन कौन सी क्रांति है इसमें पढ़ेंगे हम। हरित क्रांतियाँ, इंद्र धनुष क्रांतियाँ 2000, और जो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नील क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, काली क्रांति, ग्रे क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति और लाल क्रांति, सब इसमें आएंगी। हरित क्रांति देखते हैं पहले से। जो प्रेरणता जो नोमलोंग बोरलॉग विस जो विस में जो है, और स्वामीनाथन जो भारत में। इसे जो 3S क्रांति भी कहा जाता है। स्वामीनाथन वैज्ञानिक, शिवरमन जो सचिव और सुब्रमण्यम मंत्री थे इसमें। कृषि का नोबेल पुरस्कार नोबेल बोरलॉग को मिला था ये पुरस्कार। उद्देश्य क्या, उत्पादन को बढ़ाना था इसका, और जो उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण करना, जो जितने बीज हमारे जो अच्छे सीड्स हैं उनको निर्माण करना, उर्वरकों जो कीटनाशकों का उपयोग करना कि उर्वरकों को यूज करो, कीटनाशकों को यूज करो। तो लाभ क्या क्या है इसमें, जो गेहूँ जो 5 गुना बढ़ा, और जो चावल का उत्पादन जो 3 गुना बढ़ा इसमें। ये प्रथम बार भारत में से निर्यात किया गया, जो प्रथम बार भारत में निर्यात किया गया। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, हम जो पहले जो कि भाई हम अपना खाना अपने जो ये जो उगा सकते हैं गेहूँ वगैरह। तो कृषि का जो व्यावसायीकरण हुआ, हम जब उगा के भाई दूसरों को भी दे दिया, फिर व्यावसायीकरण हुआ। और कृषि खाद्य में जो वृद्धि हुई इसमें, खाद्य सुरक्षा में, और किसानों का जो विश्वास बढ़ा, जब पैसे बढ़े, इनकम बढ़ी है तो विश्वास बढ़ेगा ही अपना उनके आप में। अच्छा, नुकसान क्या थे इसके, केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित था और पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था। बड़े जो किसानों को लाभ उठाया उन्होंने, छोटे मजदूर किसान बन गए, छोटे किसान मजदूर बन गए, इससे जो वही तो आय असमानता की बढ़ गई, जो किसी पे ज़्यादा किसी पे ज़्यादा। कृषि का जो प्रवर्षण हुआ, भूमि का जो विभाजन बढ़ा, और जो पर्यावरण को नकारात्मक इफेक्ट तो हुआ ही हुआ, जब ये भी जो है केमिकल्स का यूज होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा इस पे। जो जल का अधिक उपयोग और जो संसाधनों का दबाव। हरित क्रांति दूसरी जो आई थी हमारी सेकंड 1992 से 1993। प्रथम हरित क्रांति कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। सभी फसलों के लिए था भैया, जो ऋण की आपूर्ति बढ़ाना, कि ऋण ले लो भाई जो नहीं कर सकते। चकबंदी है कठोर सुधार किया गया कि भाई यहाँ पे एक चीज कर रहा है तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कर रहे हो तो फिर इसको जो कट करके यहाँ एक साथ ही दे दिया गया उसका जो। और सरकारी कृषि बढ़ाने के कारण जो, और छोटे किसानों के लिए भी है वो कृषि योजना 4% की जो प्राप्त करना, परसेंट जो विकास दर को प्राप्त करना, इसका लक्ष्य था। और इंद्रधनुष क्रांति 2000 में, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में प्रस्तावित। स्वामीनाथन को इसे 2000 में सदाबहार कृषि का नाम दिया गया, अनाज को दुगने उत्पादन करने के लिए। श्वेत क्रांति, नेशनल मिल्क डे जो हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है भैया, 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस भी है, 19 दिन मनाया जाता है। 1964-1965 में लघु पशु विकास कार्यक्रम। 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड, प्रवणता वर्गीज कुरियन, अमूल दूध से रिलेटेड जो प्रथम चरण जो 1970-1978, द्वितीय चरण जो 78 से 85, तृतीय चरण जो हमारा 85 से 95 है। पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति। लहसुन जो पीली थी हमारी तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन से। गोल क्रांति आलू से होती। नीली क्रांति मत्स्य मछली से रिलेटेड जो बढ़ाने के उत्पादन बढ़ाने के लिए। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा को के लिए थी। ये जो काली, देखो ये झींगा तो याद रहता है, प्याज ये जो बादाम जो मसाला उत्पादन के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज, याद रख लेना। काली क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए थे, जो पेट्रोल की जो। और ग्रे क्रांति जो उर्वरक के लिए। और रजत क्रांति जो अंडा के लिए। इनमें से पूछी जाती है बार बार। स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए थी। लाल क्रांति मांस और जो टमाटर के लिए थी। कृषि विपणन तंत्र जो AMS, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जो कृषि उत्पादन जो समिति SPMC, इस पे बात करते हैं। राज्य का विषय जो प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा कृषि उत्पादन के विपणन के लिए राज्य संस्थाओं का निर्माण किया गया। AMC मंडियों का नियम करते हैं, जो बात इसमें जो कृषि कानून में बड़ी बार सुनी होगी, APMC। मुख्य उद्देश्य जो किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना, जो कि वही अच्छा उनसे मूल्य अपने जो उनका सामान का अच्छा मूल्य मिल सके। भारत में इसका जो नियम कोड जो NAFD द्वारा किया जाता है। NAFD मंडियों, NPMC, APMC जो मंडियों का निर्माण करती है और जो कृषि उत्पादन को बेचा जाता है। कुछ व्यापारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है और बोली लगाकर जो किसानों का उत्पादन खरीदते हैं कि भाई यहाँ पे गए, भाई ठीक है, अब किसान सबको थोड़ी भी तो वो यहाँ से कुछ पैसा ले लेते हैं, भाई ठीक है हम 10 रुपये का तुम्हें ले लेंगे,
10 रुपये कृषि से ले किसान से ले लिया, इसको सपोज करो 12 का बेच दिया जो आया वहाँ पे। तो इस तरह का होता है। किसान कृषि विपणन तंत्र की चुनौतियाँ, बिचौलियों की लंबी श्रृंखला थी, इसमें यातायात सुविधाओं का अभाव था, यहाँ तक जो फैसिलिटी नहीं थी कोई, हमने अपना सामान कैसे पहुँचाए, सूचना और जो मौसम की पूर्ण तकनीकों कमी थी, जलवायु परिवर्तन, शुल्क की बड़ी मात्रा थी, लगाया जाता था स्थानीय करों, शुल्क, बेचने में कमीशन और चुंगी तोल का पैसा लिया जाता था। कृषि साख बीज मॉडल एएमसी एक्ट जो 2003, एएमसी बाजार में अलावा बाजारों का निर्माण, निजी थोक बाजार, सर्वप्रथम जो कृषकों को अनुबंधन कृषि की अनुमति, एपीएमसी सदस्य होने से अवधि में चुनाव किया जाएगा, कहीं किसान कहीं भी पोर्ट स्थापित कर सकते हैं। एनएएफडी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 21 अक्टूबर 1958, मुख्यालय नई दिल्ली में। बहुराष्ट्रीय समिति अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित जो ट्राइफेड टेबनेट कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1987 में। संबंधित जो मंत्रालय जनजातीय मंत्रालय है, मुख्यालय नई दिल्ली, प्लस 13 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। इनाम पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो अधिकांश एपीएमसी को जोड़ने का काम करता है, वस्तु को उपलब्ध का मूल्य कराता है और जो खिदरी जो यहाँ से खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आधारित एपीएमसी में ई नाम के लाभ क्या क्या है, सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली है, कीमत जो बदलाव सूची, रियल टाइम रिकॉर्डिंग और जो श्रम बल की आवश्यकता सूची कितना लगता है, सब चीज़ मिलेगी इसमें। नेक्स्ट है भाई, अच्छे से देखो, समझते हुए चलना है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कृषि वाला। कृषि उपजों वाणिज्य और व्यापार अधिनियम 2020, एपीएमसी मंडियों के बाहर जो कृषि उत्पादन को बेचने और खरीदने की व्यवस्था पर प्रावधान, प्रमुख प्रावधान क्या, एपीएमसी बाजार के लिए अपेक्षा करते हुए निजी स्तर पर जो एपीएमसी द्वारा बाजार स्तरों के बाहर कृषि उत्पादन को बेचने के लिए, कृषि उत्पादन को उपज को बिक्री के लिए उपकर शेष को शुल्क नहीं, और जो कृषि उत्पादनों का सुगम कारोबार सुनिश्चित करने के लिए ई प्लेटफॉर्म, किसानों और व्यापारियों के बीच में संवाद निपटाने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र है। अधिनियम के नकारात्मक पक्ष, एक अधिनियम के अनुसार जो स्थिति निर्मित की जाती है, जो किसानों को स्थानीय बाजार में अपनी उपज का न्यूनतम मूल्य जो एमएसपी बेचने पर खरीदार नहीं मिलता। अधिकांश किसान छोटे जो सीमांत किसानों के मालिक होते हैं और उनके पास जो उपज दूर करने के लिए बाजारों पर बेचने की परिवहन के साधन नहीं होते। ठीक है, फिर बड़े ने ले लिया, बड़े ने 5 रुपये का लिया, ठीक है यार मैं 5 रुपये का ही दे दूंगा, यहाँ पे 10 रुपये का नहीं दे सकते कि मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं। तो इस तरह का जो किसान संगठनों का मानना है कि सरकार का जो निकट भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समाप्त और जो समिति का जो कर सकता है, जो इस बात की गई थी। यदि एमएसपी के समर्थन में कोई जो ठोस और लिखित प्रावधान बिना जो निजी कंपनियों विस्तार किया जाएगा तो इसे जो एमएसपी अप्रासंगिक हो जाएगा। राज्य और सरकारों के बीच में आपत्ति, कृषि राज्य सूची का विषय होने के बाद जो केंद्र सरकार तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर इसको कानून बनाया, ये जो कानून बनाया था कि भाई ठीक है ये जो राज्य सूची का विषय है तो तुम कैसे बना रहे हो केंद्र सरकार, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था भाई, एमएसपी क्या होता है, बार बार ये बहुत ज्यादा टर्म देखने को मिला होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर जो सरकार जो किसानों को बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा किराया करने के लिए तैयार रहती है। जब किसान कृषि उत्पादन के लिए मूल्य गिर रहा है तो कृषि सामानों को न्यूनतम मूल्य जो कृषि उत्पादन के क्रय मूल्य से हितों की रक्षा करता है कि उन पर दे दी हुई। ठीक है, ये जो एमएसपी का उद्देश्य है किसानों को बिचौलिए के शोषण से बचाना, किसानों को उनकी उपज और अच्छा मूल्य प्रदान करना, किसानों को आर्थिक सुधार करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज को खरीद करना, ये सारे इसमें आते हैं। अच्छा, एमएसपी के सकारात्मक पक्ष क्या है, फसलों की कीमतों में स्थिरता आएगी, किसानों को आर्थिक सुरक्षा, किसान आत्मनिर्भरता, किसानों में प्रेरणा, फसल प्रतिरूप का निर्धारण करना, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, सब इसमें आए। कृषि में सकारात्मक परिवर्तन। एमएसपी के नकारात्मक पक्ष कौन कौन से, फसलों में जो एमएसपी लागू नहीं होना सभी फसलों में ये लागू नहीं है। अत्यधिक उत्पादन के कारण जो अधिक उर्वरक जो और ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा वो डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसलिए। और जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रभाव पड़ेगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो वर्तुकार जल की जो महंगाई है और जो आय की जो असमानता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, जो क्षेत्रीय असमानता है, सार्वजनिक खरीद केंद्रों के लिए पर्याप्त में होना है। रमेश चंद्र समिति 2013, इस पे देखते हैं। एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा सभी स्थानों में एमएसपी के आधार पर
फसलों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भारत ने जो डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट मूल्य प्राइस इंश्योरेंस व्यवस्था लागू किया गया जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा सरकार द्वारा जो एमएसपी घोषित किया जाता है, लेकिन किसानों द्वारा यह क्या दिया जाता है, माल खुले में बाजार में बेचे। यह बाजार कीमत एमएसपी की तुलना में कम रहती है, जो सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से क्षतिपूर्ण कर दी जाती है। कृषि लागत मूल्यों के लिए कृषि नीतियों का निर्माण भूमिका में की जानी चाहिए। एमएसपी से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? एमएसपी जो बाजार में गतिशील के साथ जोड़ने के लिए बजाय जो किसानों को हितों के अनुरूप बढ़ाने के लिए निर्धारण विकृत हो गई है। धान और जो गेहूं के लिए प्रभावी है, अन्य फसलों के लिए ये सांकेतिक है। एमएसपी जो वर्गों के अंतर नहीं करता, जबकि जो उचित औसत गुणवत्ता को संदर्भित करता है। उच्च गुणवत्ता के फसल के आधार पर जो बिक्री के लिए बाध्य करने के लिए किसानों को व्यापारियों के लिए स्थिति को जैसी हो जाती है। चलो विश्लेषण अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। उपयुक्त विश्लेषण को कहा जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भले किसानों को उत्पादन संबंधी समस्या को निदान करता है, परंतु अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। इस संबंध में सुधार किए जाने बाकी हैं। जो नेक्स्ट है हमारा कृषि लागत मूल्य आयोग CACP। यह कहता है भाई, भारत सरकार कि कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक संलग्न कार्यालय है, स्थापना जनवरी 1965 में। उद्देश्य कृषि उत्पादन को संतुलित और जो एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह सलाह देता है, निर्गत मूल्य जारी करता है। गन्ने का जो एमएसपी लागत मूल्य मेरे मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा भारतीय खाद्य निगम FCI पूछा जाता है बार बार। स्थापना 1965 में। फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 से। देश में जो खाद्यान्न न्यायपूर्ण वितरण और जो मूल्यों को स्वामित्व लाना इसका जो काम है। FCI अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सरकार के लिए खाद्यान्न खरीदता है और खाद्यान्न पर जो बफर स्टॉक बनाए रखता है। इस खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक वितरण के लिए उसे जो मूल्य के लिए दुकानों पर विक्रय करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा भाई ये क्या हो गया, चलो नेक्स्ट सब्सिडी। यह एक प्रकार की छूट है जिसके माध्यम से किसान जो कम कीमत पर जो बिजली और जो उर्वरक कृषि उपकरण प्राप्त कर सकता है किसी भी चीज के ऊपर। जो कृषि सब्सिडी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उत्पादन पर जो एमएसपी पे दिए जाते हैं और यहाँ बिजली उर्वरक इन पे दी जाती है। ये नेक्स्ट हमारा विश्व व्यापार संगठन के प्रत्यक्ष और सब्सिडी के साथ AMC एग्रीमेंट ऑफ द मेजर्स ऑफ द सपोर्ट भी कहा जाता है। इसके लिए विश्व व्यापार संगठन के हस्ताक्षर कृषि मौजूदगी जो AMS विकासशील देशों विकसित देशों के लिए अपने कुल कृषि उत्पादन का जो 5% से अधिक नहीं हो सकता ये, लेकिन जो विकासशील देशों के लिए अधिकतम जो 10% ये माना गया है। विकसित देशों को माना है कि भारत के जो किसानों की निर्धारित सीमा जो अधिक छूट दे रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से विकृति आ रही है। उन्होंने माना है जो रिपोर्ट में। विकृति देश में WTO के मंच पर जो मुद्दा उठा चुके हैं, इस पे हो चुका है भी। सब्सिडी के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि जो विकास का इंजन है। औद्योगिक क्षेत्र में जो निर्णायक रूप से जो निर्भर कृषि सब्सिडी को ले सामाजिक और सुनिश्चित करती है। संविधान के अनुकूल है। खाद्य सुरक्षा। भारतीय जनसंख्या का पालन करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता है। तकनीक के लिए कृषि सब्सिडी आवश्यकता है। कृषि सब्सिडी का प्रयोग फसलों और पैटर्न के वांछित दिशा में बदलने के लिए किया जा सकता है। हाल ही में जो उत्पादन के लिए बढ़ना और जो सरकार के दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो बढ़ोतरी की है। सब्सिडी के जो नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? भारत में राजकोषीय घाटे के कारण जो कृषि सब्सिडी है। कृषि सब्सिडी अत्यधिक होने के कारण जो भुगतान संतुलन प्रभावित होता है। संसाधनों में कमी हो सकती है। कृषि सब्सिडियों के लिए भारत में फसल पैटर्न विकृत हो गया है। गेहूं और चावल पर अधिक जो MSP दालों और जो मोटे अनाज पर जो अपेक्षा हुई है, वहीं दालों के उत्पादन में कमी और कारण जो मुद्रास्फीति अधिक है। भारत में कृषि सब्सिडी जो बड़े किसानों को मिलता है, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय विषम बढ़ती है। भारत को जो सरकार द्वारा कृषि में किए जाने वाले खर्च जो 80% की भाग सब्सिडी है, इसलिए जो अनुसंधान और संरचना निर्माण के लिए निवेश नहीं कर पाती। उच्च सब्सिडी के कारण जो पर्यावरण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए भूमि का जो लवणता बढ़ता है और जो जल संसाधनों के दुरुपयोग की बिजली की जो दुरुपयोग आदि, इससे जो मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और जो मृदा प्रदूषण भी बढ़ता है। विश्लेषण देखते हैं हमें क्या। यदि इस नकारात्मक और नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए भारत की जो कृषि सब्सिडी पूर्णतः समाप्त कर देना
जो युक्ति संगत नहीं होगा कि भाई ये चीज़ देख रहे हैं तो ये इसको शुरुआत कर दो, गलत है वो। बल्कि जो कृषि सब्सिडी को अत्यधिक तार्किक बनाना होगा कि भाई जो है कृषि भारत में कृषि सब्सिडी के उत्पादन के लिए सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और जो आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण जो साबित हुई है। सुझाव क्या है भी? कृषि सब्सिडी को जो लक्ष्योन्मुखी बनाना, सब्सिडी को जो रासायनिक बनाना, किसान प्रति सब्सिडी को अधिक मात्रा में निर्धारित करना, लीकेज से बचने के लिए प्रत्यक्ष लाभ जो डीबीटी प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी को निर्धारण करने के लिए किया जाना चाहिए जो उर्वरकों को संतुलित ऊर्जा तकनीक बनाने को बढ़ावा मिल सके। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है इस पे देखते हैं। पीडीएस समवर्ती सूची और जो केंद्र और राज्य सूची, इसमें जो जो केंद्र है, जो केंद्र क्या करता है, खरीद और भंडारण, परिवहन और जो थोक आवंटन और केंद्रीय निर्गत ये सब कर जाता है। राज्य क्या करता है, डीलर का चयन करता है, नए लाइसेंस जारी करता है, अभ्यर्थियों की जो पहचान करता है, मापदंड निर्धारण करता है, आवंटन और जो निर्धारण ये सब राज्य करता है। नेक्स्ट हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम कीमत पर अनाज का वितरण और आपात स्थितियों में पुनः संचित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है। इसकी शुरुआत वर्ष 1947 में हुई थी। यह देश के गरीबों के लिए सब्सिडी और खाद्य पदार्थों को वितरण का कार्य करती है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य विकास सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा स्थापित है। केंद्र और राज्य दो सरकार द्वारा विस्तृत रूप से प्रबंधित है। एफसीआई पीडीएस के लिए खरीद और जो रखरखाव पर कार्य करती है, जबकि जो राज्य सरकार जो राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण पर सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट पीडीएस का जो इतिहास क्या है। 1960 में अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई। 1970 से 80 के बीच में उच्च गरीब और जो क्षेत्रों में प्रारंभ की गई। 1992 में नर्सरी द्वारा संगठन संपूर्ण भारत में लागू है। 1997 में लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। 2000 अंत्योदय योजना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 2017 में जो प्रति व्यक्ति वितरण प्रणाली लाभ और जो 2000 में जो वन नेशन वन कार्ड। नेक्स्ट हमारा पीडीएस का उद्देश्य लाभार्थियों को जो मूल्य की जो अस्थिरता और मध्यस्थता से बचाना, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन, कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं जो समस्याओं को निजात पाना। पीडीएस के दोष का क्या क्या है भाई। पीडीएस में मुख्य प्रकार गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन मिलता है। इसमें जो मिलता है जो केवल जो भोजन के लिए आपूर्ति करता है, न कि जो पोषण की नहीं करता। ठीक है, जो मिलने चाहिए। पोषण विधानों के अनुसार जो अनुच्छेद 47 के अनुसार पोषक तत्वों की लोगों की एक पहुंच करता है जो उपयुक्त बिंदु की विपरीत दिशा में है। समावेश के नुकसान के लिए दृष्टि से उन्हें जो आवश्यक है कि वे बाहर जिन्हें जो आवश्यकता नहीं है इसका लाभ ले रहे हैं और इसके लिए पीडीएस के लिए प्रतिगामी विकास तंत्र कहा जाता है। लीकेज समस्या के पीडीएस की आपूर्ति के लिए वस्तुओं को अधिकांश जो निजी दुकानों में बेच दिया जाता है, चला जाता है। जो खाद्यान्न में गुणवत्ता में कमी, निम्न गुणवत्ता होती है। यहाँ पर केंद्र राज्यों के बीच में विवाद है, केंद्र और सेंटर के बीच में। गरीबी जनसंख्या के आधार पर प्रभावित की जाती है इसमें। अच्छा, बाधवा समिति 2006 के में दायर में एक याचिका अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस जांच के लिए बाधवा समिति का गठन किया था। तो बाधवा समिति किससे रिलेटेड है, पीडीएस से रिलेटेड है। इस समिति में 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पीडीएस डीलर जो स्थानीय निवासी होना चाहिए, वहाँ का जो लाइसेंस जो एसजीपीसीसी सोसाइटी ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। उचित दुकानदारों के लिए जो वहनता पीडीएस दुकानदारों को अन्य जो बिक्री के लिए सुझाव, साथ ही डिलीवरी के लिए विलम्ब होने पर जिम्मेदार है तो पीडीएस कंप्यूटरकृत कराने का सुझाव दिया गया। शांता कुमार समिति 2014 में एफसीआई पुनर्गठन के लिए कृषि समिति सुझाव देने के लिए शांता कुमार अध्यक्ष ने समिति का गठन किया। समिति के अनुसार जो खाद्य उर्वरक और सब्सिडी के तर्कसंगत बनाने के लिए एफसीआई पुनर्गठित में कई सुधारों के लिए सिफारिश की गई। कृषि संबंधित विधेयक खेती को सूरत बदल देगा, लेकिन जो अगला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और लाभार्थियों को युक्ति संगत बनाना होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या कहता है भैया, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए खाद्य सुरक्षा जो प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 75% जो आबादी और जो शहरी क्षेत्र में जो 50% आबादी को कवर करने का बात है। पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं, मोटे अनाज 2-3 रुपये 1 रुपये मिलते हैं। चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये किलो, मोटे अनाज 1 रुपये किलो इसमें मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्तनपान कराने के लिए माताओं को जो गर्भावस्था के दौरान जो बच्चों को जन्म के 6 माह के भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये की मातृत्व लाभ में दिया जाता है। इसमें अधिनियम के अनुसार जो प्रावधान है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को घर का मुखिया बनाया जाता है। कि जो मुखिया होगा ऐसे आदमी नहीं होगा इसमें,
इसमें हो जाएगा औरतें होगी। राशन कार्ड में उसी महिला के नाम पर जो जारी किया जाता है, महिला सशक्तिकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बात है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, जो प्रमुख प्रावधान क्या है अधिनियम के अनुसार, जो भारत सरकार के अनाज, दलहन, तिलहन और जो खाद्य तेल और प्याज, आलू आवश्यक वस्तुओं के लिए सूची हटाने का प्रस्ताव। इसका मतलब है कि अब व्यापारी असीमित रूप से अनाज, दालें, तिलहन, खेत जो खाद्य तेल, प्याज इकट्ठा कर रख सकते हैं। अधिनियम में जो व्यक्त की गई है कि युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थिति में इनको जो कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। किसानों को आपत्तियां क्या थी? जमाखोरी के लिए, जब कानून बनाने के लिए फायदा होगा और किसानों को नहीं, इससे जो प्याज और जो कीमतें बढ़ने का भय है। यही किसान, वही सरकार का कहना है कि यदि कानून 1950 के तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर लगाया गया था तो ये संकट से जूझ रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य यह है कि जो इसमें जो कृषि उत्पादनों को प्रसंस्करण का उनका जो मूल्यवर्धन किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण का मूल्य, खाद्य अर्थव्यवस्था में 2 स्तंभों में कृषि और उद्योग के बीच में संबंधों को, तालमेल को बढ़ावा देना है। खाद्य प्रसंस्करण चावल, चीनी, खाद्य आटा आदि इसमें शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण फल, सब्जियां, डेयरी, बेकरी, चॉकलेट इत्यादि। खाद्य प्रसंस्करण का महत्व के लिए उत्तर जीविका बढ़ाने के लिए, किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए, पोषण स्तर को सुधार के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात आय को बढ़ावा देने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भारत की स्थिति क्या है भाई? भारत में कृषि उत्पादन के लिए मजबूती बावजूद जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी शाश्वत पड़ा है। ठीक है, इसमें जो उत्पादन फसलों को जो कुल 2%, जो दूध 35%, मांस 21%, जो कुल 6% जो उपयोग हो पाता है इसमें, बाकी जो ऐसे चला जाता है तो उसका जो यूज होना चाहिए उसमें। भारतीय खाद्य घरेलू सामानों को विश्व बाजार में सबसे बड़ा जो बाजार है भारतीय, 6वें नंबर पर। खुदरा बाजार जो 70% की बिक्री करता है। चीन के बाद भारत के खाद्य पुरस्कार का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भैया। विशाल जनसंख्या के अतिरिक्त समृद्धि होने के कारण भारत जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। वर्तमान में देश में जो 370 अरब डॉलर के लिए खाद्य पदार्थों का जो खपत होती है, वहीं 2050 आंकड़ा जो 1 ट्रिलियन पहुंच जाने की जो संभावना है। चुनौतियां, खाद्य प्रसंस्करण के लिए चुनौतियां, भूमि का नामक पत्र, जो बुनियादी अवसंरचना का अभाव, शीत भंडारण के लिए वेयर हाउस की असंख्या और जो क्षमता अपर्याप्त, खाद्य प्रसंस्करण के लिए व्यापक जो राष्ट्रीय नीति नहीं और अनुसंधान विकास की कमी, किसानों के लिए शिक्षा और जागरूकता में कमी, किसानों के लिए असंवेदनशीलता। भारत की जो महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी हैं? अनाज, भारत में बोए जाने वाला जो 54% भाग जो अनाज बोए जाते हैं, इसमें जो 11% अनाज अमेरिका और चीन के बाद में तीसरा स्थान है भारत का। अनाज संरचना, खाद्यान्न के लिए अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देख सकते हैं वे मेजर क्रॉप्स ऑफ द ये सारे जो लेकिन फॉरेस्ट क्रॉप्स, बाजरा, सब चीज। चावल, उष्ण आर्द्र जो कटिबंधीय फसल है, दोमट मिट्टी चावल के लिए है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर, औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत विश्व का जो 22% जो चावल उत्पादन करता है। चीन के बाद जो भारत जो विश्व में दूसरा स्थान है। देश में बोए गए जो 1/4 भाग पर जो चावल बोया जाता है। गेहूं, मुख्य जो शीतोष्ण बंधीय जो फसल है भारत में, चावल के पश्चात गेहूं दूसरा अनाज है। विश्व में जो 12% जो गेहूं बोया जाता है। देश में जो कुल बोए गए लगभग जो 14% भाग जो कृषि पर है, गेहूं कृषि है। औसत जो तापमान होगा 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत जो सेंटीमीटर जो वर्षा होगी वो 80 सेंटीमीटर। इसमें दालें नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण जो मिट्टी के कारण जो प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। भारत में विश्व की जो 20% जो दालें उपलब्ध कराता है भारत जो। और देश में दालों की जो खेती ज़्यादातर दक्कन में पठार, मध्य पठारी, उत्तर पश्चिमी शुष्क भागों में मिलती है। देश में कुल बोए गए जो 11% दालें जो अधीन होती है। कपास, उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत का कपास उत्पादन के लिए चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के बाद जो चौथा स्थान है। यह जो विश्व में समस्त कपास उत्पादन के जो 8% उत्पादन करता है। देश में समस्त बोए गए जो लगभग जो 4.7 भाग पर जो कपास बोया जाता है। जूट,
ये पश्चिमी बंगाल के लिए जो संस्पर्शी और जो पूरी भागों में व्यापारिक फसल है। पश्चिमी बंगाल और इस पे संस्पर्शी पूरी भागों के लिए व्यापारिक फसल है। जूट के लिए कुल शस्य और जो 0.5% जो है परसेंट भाग पर बोया जाता है। जूट का प्रयोग जो वस्त्र, थैला, बोरे और सजावटी वस्त्र बनाने में किया जाता है। गन्ना एक जो उष्ण कटिबंधीय फसल है, परंतु भारत में इसकी खेती जो अधिकतर सिंचाई संचित स्थानों पर की जाती है। ब्राजील के बाद जो भारत दूसरे सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। यहाँ विश्व के जो 23% भाग पर जो गन्ना उत्पादन होता है। देश में जो शस्य क्षेत्र में जो 2% भाग इस पर जो कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश जो 40% गन्ना उत्पादन करता है, देश का जो 40% से ज़्यादा होता है। भारत में फसलों का जो पैटर्न और उससे जो निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कारक प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक और जो आर्थिक कारक, इसमें जो तकनीकी और सरकारी और जागरूकता एवं शिक्षा। फसलों के प्रकार, मौसम के आधार पर फसलें, प्रयोग के आधार पर और पैटर्न के आधार पर। फसल पैटर्न के आधार पर एकल फसल, दोहरी फसल और मिश्रित फसल। प्रयोग के आधार पर जो है खाद्य फसलें और वाणिज्य की फसलें। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है, जो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। खरीफ की फसलें में कौन कौन सी? इसकी जो बुआई का समय जून से जुलाई के बीच में होता है। ये फसलें सितंबर माह में जो पककर तैयार कटाई के लिए तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, बाजरा, जूट, गवार, जो पटसन, रागी, मूंग, लोबिया, मूंगफली सब इसमें आती हैं। रबी की फसल में कौन कौन आता है? इसमें वर्ष की जो तापमान, छोटे दिनों और जो अवस्था के लिए कम प्रकाश चाहने वाली होती है। इसमें जो बुआई के जो अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। फसलें जो मार्च अप्रैल में जो पककर तैयार हो जाती हैं। इनकी कटाई के लिए तापमान में वृद्धि होती है और जो गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जैसे जौ, चना, बरसीम, सरसों, मटर, आलू, टमाटर, मूली, ये सब इसमें आती हैं। जायद की फसलें यदि सिंचाई की पक्की रास्ता है तो जो इसमें फसलों की बुआई जो फरवरी के मार्च में की जाती है और जो ये फसलों अप्रैल मई में जो पक्का कटाई के तैयार हो जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सहन करने की उगने की क्षमता फसल में पाई जाती है। ककड़ी, खरबूजा, जो खीरा, टिंडा, इसमें सब आते हैं। एक बार जो है ये रबी ये फसल है वो जो कहाँ पे होती हैं? और दक्षिण भारत, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में। रबी में जो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, इसमें जो उत्तरी भारत में। यहाँ दक्षिण भारत में जो यहाँ क्या होगा उस टाइम पे? चावल, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। और जो खरीफ में जो गेहूँ, चना, तोरी, सरसों, जो यहाँ पे चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। जायद में वनस्पति, सब्जियाँ और चारा फसलें। और यहाँ पे चावल और जो सब्जियाँ और चारे फसलें, इस तरह से होता है। देश में जो समस्त बोए पर 2/3 पर जो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जो खाने वाली फसलें उगाई जाती हैं 2/3 भाग पर। देश में बोए जाने वाले 1/3 पर जो वाणिज्य फसलें उगाई जाती हैं। भारतीय में कृषि जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची का विषय है। कृषि जो संविधान की हमारी 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। कृषि जो आयोग ने 2006 में कृषि समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की थी 2006 में। इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया और जो केंद्र और राज्य के मध्य तनाव उत्पन्न होने की संभावना थी। इसी पंचायतों के माध्यम से जो केंद्र के राज्यों के बजाय कृषि के विकास के लिए सक्रियता प्रभावी भूमिका निभाने का सक्षम बनाया गया। औपनिवेशिक काल में जो भारतीय कृषि कैसी थी? ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था मूलतः जो कृषि पर आधारित थी। लगभग जो 85% जो ग्रामीण जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। कृषि उत्पादन के लिए वृद्धि, किंतु जो उत्पादन में निरंतर गिरावट की गई। कृषि उत्पादन के लिए गतिमान के लिए कारण जो दोषपूर्ण राजस्व कृषि प्रणाली, कृषि के लिए व्यावसायीकरण, किंतु जो लाभ किसान को नहीं होता था। प्रौद्योगिकी का जो नियमित स्तर था। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था। उर्वरकों का जो अभाव था। ऋण की असुविधा का अभाव था। निवेश पूंजी का अभाव था। 1950 से 1990 तक भारतीय कृषि, उस पर बात करते हैं भाई। स्वतंत्रता के बाद जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि के सुधारों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगभग जो सफल प्रयास किया गया। साथ ही जो भूमि के सुधारों के लिए हदबंदी, चकबंदी जैसी संकल्पनाओं को भी अपनाया गया। इसके बाद कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए साथ साथ सिंचाई, उर्वरक, खाद्यान्न प्रबंधन, कृषि के तकनीकी और जो कारकों पर विशेष बल दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 गहन कृषि कार्यक्रम के तहत जो कृषि जिला कार्यक्रम अधिक उपज होने वाली किस्म को जो विशेष ध्यान दिया गया। इस कृषि का वास्तविक उत्पादन जो निर्धारित करना, लक्ष्य को निर्धारित करना। योजना का जो अवधि है हमारी
1966 से 1969 के बीच हरित क्रांति जो 66 से 1967 में शुभारंभ किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में अनुसंधान प्रौद्योगिकी के रूप में विशेष बल दिया गया। पांचवी जो है हमारी 1974 से 1979, यह जो कृषि का वास्तविक उत्पादन और जो काफी अधिक रहा है, इसमें जो विद्वानों द्वारा जो इसे जो द्वितीय हरित क्रांति की संज्ञा भी दी गई है। कौन सी? पांचवी को। छठी है हमारी योजना 1980 से 1985, हरित क्रांति का दूसरा चरण है। कृषि से अधिक निवेश और प्रबंधन पर बल दिया है इसमें। नौवीं जो है पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 कृषि में असफल योजना मानी जाती है, जो कृषि का विकास दर जो 2.5% रही थी इसमें। नेक्स्ट हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 अनुसंधान बल देते हुए जो प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए इंजन बताया। कृषि के लिए निवेश बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बल दिया गया। बागवानी कृषि और जो बाजरा वो किसानों को पहुंचने में विशेष बल देने के लिए बात की गई इसमें। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। अच्छा, वन नेशन वन कार्ड योजना चर्चा में क्यों है? केंद्र जो उपभोक्ता मामले जो खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द काउंसिलर अफेयर्स ऑफ फूड्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 30 जून 2020 के जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के लिए योजना को लागू कर दिया। तो क्या है योजना? इस योजना के तहत जो सामाजिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी विशेष प्रवासी के लिए किसी भी खाद्यान्न प्राप्त करने का सक्षम हो जाएंगे। इसके माध्यम से सरकार जो संचालित योजनाओं का फायदा लिया जा सकेगा। यदि कोई अपने स्तर पर जो नागरिक के लिए किसी प्रकार का जो खाद्य सुरक्षा चला रही है, तो उसका जो नागरिक उसका फायदा नहीं ले सकेंगे। योजना का महत्व क्या है? राज्य का नहीं ले सकेंगे, अगर स्टेट की जो सेंटर की चल रही है तो उसको ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से देश के जो नागरिकों को एक कार्ड से जो पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध कर सकते हैं, जैसे अभी कोरोना में दिया गया। अब इस थोड़ी ना, तो सुरक्षा अधिनियम 2013 के लोगों को जो अनाज उपलब्ध निश्चित हो सकेगा। इस योजना के जो इन प्रकार के लिए देशों के लिए राज्य लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड वाले को लोग लगाते हैं। इस योजना के लिए गरीब मजदूर लोगों के लिए लाभान्वित हो सकेंगे और जीविका रोजगार अन्य कारणों से जो प्रवास करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण करने के लिए राष्ट्रीय मिशन 2012 में स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय खाद्य और जो प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा उद्देश्य जो केंद्र में विकेंद्रीकरण रूप में जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े जो फसलों और जो योजनाओं का क्रियान्वयन करना। संपदा योजना पूरा जो है स्कीम्स फॉर द एग्रो मैरीन प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट एग्रो प्रोसेस जो क्लस्टर्स 2016 में जो असेंबली अम्ब्रेला स्कीम में की अम्ब्रेला स्कीम के नाम है खाद्य संसाधन मंत्रालय में कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों के आधुनिकीकरण और जो कृषि उत्पादों को नुकसान से कम करना। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2020 यह है जो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रसंस्करण मसौदे को सार्वजनिक किया गया। इस नीति के अनुसार जो राष्ट्रीय खाद्य इंडिया जो नेशनल फूड ग्रिड्स शीत श्रृंखला ग्रिड नेशनल कोल्ड चेन्स कोल्ड का निर्माण किया गया। देश के जो कोने कोने तो खाद्य जो खुदरा मूल्य जो तैयार किया जाएंगे। जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद कृषि और जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अध्यक्षता में राज्य सरकार और जो उद्योग संघ और भारत सरकार के लिए संबंधित विभाग शामिल है। परिषद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए की जाने वाली योजनाओं के दिशा निर्देश करेगी। PMFME योजना PM फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आत्मनिर्भर के लिए भारत अभियान के तहत वर्ष 2021 के लिए 2024 तक जो 5 वर्षों तक लागू किया जाएगा। एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये हमारा 10,000 करोड़ रुपए का व्यय किए जाएंगे। उसमें जो 60 और 40 का अनुपात होगा। 60 हमारा सेंट्रल, ये 40 इसमें, और जो यहाँ पे 90 और जो 10 का अनुपात में होगा। यहाँ पे जो ये हमारे जो हिल्स जो वहाँ पे जो डिफरेंट वो स्टेट्स हैं। प्रधानमंत्री विकास मानधन योजना PMKMY पर किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 1 जून 2019 को लागू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद जो 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन, किसी जो पात्र होंगे जो उनके पास जो 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है उसके लिए 18 वर्ष से जो 40 वर्ष के बीच में इसमें आयु होनी चाहिए। योजना के तहत 3 वर्षों में लगभग जो 5 करोड़ अभ्यर्थियों को कवर करेगी। यदि किस कारणवश जो अभ्यर्थियों की किसान मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी। इसमें जो भारतीय जीवन बीमा LIC जो पेंशन
प्रबंधन पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। योजना का पात्रता, किसान की आयु जो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। किसान के पास 5 करोड़ या उससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। अब तक के पास बचत जो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उम्मीदवार की आय करदाता नहीं होना चाहिए, वो आय नहीं देता हो, टैक्स नहीं देता हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019। यह जो किसानों के साथ स्थिति सुधारने के लिए 1 फरवरी 2019 को यह योजना किसानों के लिए न्यूनतम आय को आश्वासन देती है। यह किसान के लिए भूमि 2 एकड़ में कम और जो आय योजना का लाभ उठा सकते हैं उसकी बात करती है। छोटे और जो सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। सहायता जो राशि सीधे किसानों के बैंक में खाते में दी जाएगी और जो केंद्र सरकार द्वारा इसे 3 बराबर किस्तों में देनी होगी। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये देखो 18 नवंबर 2014 को लॉन्च की गई। यह जो सर्टिफिकेशन योजना है पहली जो 1988 में लॉन्च की गई थी। 1,000 जो 5,000 10,000 50,000 राशि को जो 100 महीने में 2 गुना करने का प्रावधान है। इसी व्यक्ति को जॉइंट नाम से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और जिसका कर्ज लेने में जो क्रम में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्वाइड हेल्थ जो स्कीम, ये हमारा फरवरी 2005 में राजस्थान के श्रीगंगानगर सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई। योजना की थीम जो स्वस्थ धरा खेत जो राजस्थान के जो किसानों को कृषि भूमि के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है। इसके लिए मिट्टी की जांच के लिए सीधी जानकारी मिलती रहती है। मिट्टी को उर्वरक किस उर्वरक की जरूरत है, साथ में जिसमें कौन सा फसल बेहतर हो सकती है। ग्रामीण युवा और जो किसान जिनकी आयु 40% से है जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए स्थापना और जो नामांकन परीक्षण करते हैं। मूल उद्देश्य जो रासायनिक खादों के लिए एवोपोन से इस्तेमाल को रोकना है। इसमें जो किसानों की जो आर्थिक बोझ को कम करना होगा, बल्कि जो मृदा पोषक तत्व में भी वृद्धि होगी और जो सीधा परिणाम उनके उत्पादन पर जो वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा कृषि कल्याण अभियान। ये हमारा वर्ष शुरू जो है हमारा कृषि कल्याण अभियान जो मंत्रालय 1 जून 2018 स्टार्ट हुआ। उद्देश्य 2022 तक जो किसानों की आयु को दोगुना करना था इसका। मुझे इस अभियान के तहत जो किसानों को उत्तम कृषि और आय बढ़ाने के लिए सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी। तो भाई देखो कृषि के जो ये क्वेश्चन है और जो कृषि जो एक वीडियो में मैंने समाप्त करने की कोशिश की है। तो स्पेशल जो लेखपाल का पैरा रहा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी योजना इसमें कवर हो जाती है कृषि की महत्वपूर्ण योजना और जो सारे स्टेट